नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम निबंध की अगली कड़ी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा उनका हम लोग परिचय देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था और निधन याद रखेंगे 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया था, याद रखिएगा। हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे और द्विवेदी जी के निबंधों के विषय में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत क्या आते हैं? दार्शनिक तत्व व सामाजिक जीवन पर आधारित निबंध आते हैं इनके। और एक है आलोचनात्मक निबंध। इसमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है तथा साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वैचारिक निबंध, तो ये आलोचनात्मक कोटि में आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रहों को देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। इनका एनटीए में लगा हुआ है, तो बाकी निबंधों के बारे में पूछा जा सकता है। तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, प्रबंध चिंतामणि, विचार और वितर्क, लाल कनेर, याद रहेगा। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है? शुक्ल जी की। और प्रबंध चिंतामणि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विचार और वितर्क, लाल कनेर आदि। सन 1951 में प्रकाशित कल्पलता, देखिए इनका जो कल्पलता कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में जो प्रकाशित हुआ था कल्पलता, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 20 निबंधों का संकलन है। कल्पलता कितने निबंधों का संकलन है? 20। कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, याद रखिएगा। और इस निबंध संकलन में संकलित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी कल्पलता में संकलित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। ये तो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। साथ ही आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाग के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, साहित्य का नया कदम, हम क्या करें, महिलाओं की डायरी आदि निबंध कल्पलता में संग्रहित हैं। कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी ने पशुता और मनुष्यता के मूल्य पर विचार किया है। ठीक है, जो पशुता कहने का मतलब है कि जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसके बारे में, और जो मनुष्य के जो अच्छे गुण होते हैं उनके बारे में नाखून के माध्यम से। उन्होंने मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर आधुनिक अर्थात वर्तमान की वैज्ञानिक प्रगति का चित्रण करते हुए अंत में अपना मौलिक विचार दिया है। और इस निबंध में हजारी जी ने आदिम कहने का मतलब है जो पूर्वज चले आ रहे हैं उनको, और जो अभी वर्तमान समाज है उसको, जो उस समय का वर्तमान समाज था उनका प्रगति था, उसको इन्होंने इस निबंध में जोड़ा है। और विचार दिया है कि यह पशुता वृत्ति मानव के कल्याण में बाधा है और परस्पर प्रेम और स्वनिर्धारित आत्मबंधन ही मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की समीक्षा देखेंगे, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम पास है तो पूरा निबंध पढ़ना बस में नहीं है, है ना। बस में तो है लेकिन समय नहीं है, तो समय के अभाव के कारण हमको समीक्षा ही देखना पड़ेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की समीक्षा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानववादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। मानववादी कहने का मतलब है कि जो मानवीय गुण। एक ललित निबंध है, और यह एक कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से बार बार कटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत किया गया है
सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को इसमें उद्घाटित किया गया है। अपनी छोटी सी लड़की के यह पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक बार किसी कमरे में बैठे होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर नाखून काट रहे होते हैं, तो उनकी पुत्री आती है और बोलती है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं बार बार। तो इसी से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंधकार की प्रवृत्ति जाग उठती है और उसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। अपनी जीवन रक्षा के लिए वह दांतों और नाखूनों का उपयोग करता था। जब पूरा पाषाण काल के पहले की बात हो रही है यहाँ, जब उनके पास कुछ सुविधा नहीं था, साधन नहीं था, मतलब उनको ज्ञात नहीं था कि शिकार कैसे करना है ना। जब वो जंगली टाइप का था तो वो नाखूनों से और दांतों से अपना शिकार करता था, अपने जीवन की रक्षा करता था। बाद में उसने अपनी रक्षा के लिए पत्थर, पेड़ की डाल और हड्डियों का भी उपयोग किया। तो अगर हम लोग इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें पत्थर के औजार बनाना शुरू किए, धीरे धीरे विभिन्न धातुओं का, फिर पेड़ की डाल का, हड्डियों का भी उपयोग करने लगे, ठीक है, औजारों का अपने रक्षा के लिए। मनुष्य लगातार उन्नति करता रहा। उसने लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए, अब लोहे के भी बनाने लगे। ऐसे ही हथियारों से आर्यों ने असुरों और दूसरी जातियों को पराजित किया। और जो लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे, ऐसे ही हथियारों का उपयोग करके आर्यों ने दूसरे मतलब असुरों और दूसरी जातियों को पराजित किया था। फिर बंदूक और फिर तोप और बम बने। अब नाखून की ज़रूरत नहीं है। और मनुष्य को अब नाखून की ज़रूरत है क्या? नाखून में अब शिकार करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये सबकी धीरे धीरे विकास हुआ। फिर भी नाखून बढ़ते जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस जटिल सवाल से लेखक लगातार जूझता है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून तो उस बर्बर युग की देन है जब वह नाखून का हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। नाखून काट कर वह बर्बरता से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्या वास्तव में वह यह बर्बरता से छुटकारा पा सका है? हिरोशिमा का कांड भी इसी बर्बरता का परिणाम है। प्राचीन पुस्तकों में नाखूनों को सजाने और संवारने संबंधी उल्लेख मिलते हैं। कहाँ मिलता है? एक देखते हैं, वात्स्यायन के काम सूत्र से मालूम पड़ता है कि आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य अपने नाखूनों को तरह तरह से सजाता संवारता था। अभी भी खासकर जो महिलाएं होती हैं, है ना, जो स्त्री होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपने नाखूनों को सजाती हैं। तो ये पहले कब भी होता था? 2000 वर्ष पहले वात्स्यायन के काम सूत्र में भी ये ऐसा होता था, यहाँ ये जानकारी मिलती है। और इन उल्लेखों से लेखक को भारतवर्ष की एक विशेषता का ज्ञान हुआ। यहाँ के लोगों द्वारा अपनी ऐसी प्रवृत्तियों को, जिन्हें हम असत कह सकते हैं, मानवीय रूप में ढालने की कोशिश का पता चलता है। इससे प्रतीत होता है कि वासी क्या थे, शुरू से ही अपनी असत प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहे हैं। इसके पश्चात द्विवेदी जी प्राणी विज्ञान को अपने चिंतन का आधार बनाते हैं। प्राणी विज्ञान से मालूम पड़ता है कि मनुष्य के मन की वृत्तियों की तरह ही शरीर में अभ्यास से पैदा होने वाली बहुत सी स्वाभाविक वृत्तियां अभी बाकी हैं। इसलिए शरीर ने अपने भीतर एक विशेषता पैदा कर ली है। बिना किसी प्रयत्न के वे वृत्तियां सक्रिय रहती हैं। नाखून बढ़ना, केसों का बढ़ना आदि ऐसी ही सहजता वृत्तियां हैं जिसके बारे में वह नहीं सोचता। अगर वह सोचता तो उसे मालूम होता कि नाखून बढ़ा लेने की वृत्ति उसके अंदर के पशुत्व की निशानी है और उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की। इसलिए पशुत्व के चिन्ह भले ही उसमें रह गए हों, वह पशुता छोड़ चुका है। पशुता के सहारे वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे विकास के लिए नया रास्ता खोजना होगा। कारण हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की विरोधी है। यहाँ लेखक एक और प्रश्न उठाता है कि मनुष्य की प्रकृति की दिशा कौन सी है? वह किस ओर बढ़ रहा है? हथियारों को बढ़ाने की ओर या उन्हें समाप्त करने की ओर? यह स्पष्ट है कि हमारे भारत की बची पशुता के कारण ही नाखून बढ़ते हैं और इसी कारण हथियार भी। लेखक भारतीय संस्कृति के विशेष गुण आत्मनियंत्रण के बल पर सहजता पशुता पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस के भारतीय अर्थ स्वाधीनता का उदाहरण देते। एक मिनट।
तो अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस के भारतीय अर्थ होता है स्वाधीनता का। उदाहरण देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने स्व पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। कालिदास का हवाला देते हुए लेखक यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संस्कृति के इस गुण की चर्चा वह पुरातन के प्रति मोह के कारण नहीं कर रहा। हर पुरानी बात अच्छी नहीं होती और न ही हर नई बात खराब। तो आवश्यकता है विवेक से निर्णय लेने की। अगर हमें अपने सांस्कृतिक कोष से कोई कल्याणकारी वस्तु मिल जाए तो उसे अपना लेने से बेहतर क्या हो सकता है। भारत में लंबे समय से अनेक जातियां आती रही, उनमें संघर्ष भी हुआ। उन सब के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा एक सामान्य आदर्श है और वह है अपने द्वारा बनाए गए बंधनों में स्वयं को बांधना। आहार, निद्रा, भय आदि स्वभाव मनुष्य और पशु में एक से हैं, लेकिन संयम, श्रद्धा, तपस्या, त्याग और दूसरों के प्रति संवेदना ही मनुष्यता की पहचान है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो भी आहार करते हैं, वो भी सोते हैं, उनको भी डर होता है और ये मनुष्य में भी होता है। लेकिन एकमात्र मनुष्य ऐसा है बिल्कुल जो जितने चराचर में जितने भी प्राणी हैं उसमें मनुष्य ही है जो संयम, श्रद्धा, तपस्या, त्याग ये सब मनुष्य के गुण हैं और यही उसकी क्या है, मनुष्यता की पहचान है। इसलिए मनुष्य लड़ाई झगड़े और बुरे आचरण को अच्छा नहीं समझता। सबके प्रति सहानुभूति का भाव, अहिंसा, सत्य और क्रोध से रहित धर्म का मूल आत्मनिर्मित बंधन में है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना रुक जाए। प्राणी विज्ञान के अनुसार अनावश्यक अंग समाप्त हो जाते हैं, मतलब प्राणी विज्ञान में पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में शायद मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाए और वह हिंसक हथियारों का प्रयोग बंद कर दे। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है, उसे न बढ़ने देना, और उसका आदर्श है मानव जीवन में हथियारों का बढ़ना पशुता है और उन्हें रोकना मानवता सूचक। तो यहाँ ये नाखून से ये यही कहना चाहते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि हमारे जीवन में है ना जितने भी पशुता के जो भी आलस्य, निद्रा है ना, वो सभी निशाने हैं, उसको नहीं बढ़ने देना चाहिए और बच्चों को भी क्या करना है, यही सिखाना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। मनुष्य हिंसात्मक हथियारों को एकत्र करके बाहरी साधनों की अधिकता से क्षणिक सफलता तो पा सकता है, किंतु वास्तविक लक्ष्य तो उसे तभी प्राप्त होगा जब वह प्रेम, मैत्री, त्याग को अपनाए और अपने आप को पूरी तरह से सबके कल्याण के लिए समर्पित कर दे। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस विवेकहीन प्राकृतिक वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में भौतिक सफलता तो लाती है, लेकिन जिनसे मनुष्य के मनुष्य तत्व का विकास नहीं होता। आत्मनियंत्रण के द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक वृत्तियों को वश में करता है और मानवता के उज्जवल आदर्शों की ओर बढ़ता है। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से नाखूनों को प्रतीक बनाकर व्यंग के माध्यम से आज से तथा कथित बाहर से शब्द दिखने किंतु अंदर से बर्बर समाज पर कटाक्ष किया है और इस निबंध में भारतीयता की महत्ता, यहाँ के लोगों की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, रहन सहन, भाषा ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्युत्थान पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला गया है। इसमें राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति पर विहंगम रूप से विचार किया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि यह कहाँ से है, तो याद रखिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। ये हो गया। आगे है, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है,
किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अभी उसे काटे जा रहे हैं। आगे है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा किया है कि वे वृत्तियां अनायास की और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है और पलकों का गिरना चौथा। आगे है, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। आगे है 7वें नंबर पे, कालिदास ने कहा था कि जब पुराने अच्छे नहीं होते तब नए होता है, उसे ग्रहण करते हैं और मूल लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन यह आ सकता है। और आगे है, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। आगे है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है या ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक उसी अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। आगे है 10वें नंबर पे, फिर ये समाप्त हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती हैं। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती हैं। तो ये हो गया नाखून क्यों बढ़ते हैं की समीक्षा। और दोस्तों जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिल्कुल जो नेट जीआरएफ में लगे हुए कंटेंट हैं पूरा मिल जाएगा आपको क्रम से, और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा लगे हुए हैं उसमें भी काम आएगा। और अच्छा लगता है अगर क्लास आपको तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।